Okay, very good morning to all. This is our class number 31 in group theory. So देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखे हैं, कुछ रिजल्ट्स का हमने प्रूफ भी किया था. ओके, और कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है और हमने कुछ होमोमॉर्फिज्म के लिए कर्नेल फाइंड आउट किए हैं. बराबर. सो आज हम काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखेंगे. ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म. इसमें हम क्या करते हैं कि दो ग्रुप के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है उनको हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जैसे एक जी ग्रुप है, दूसरा जी डैश ग्रुप है, तो आप कहेगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश. जी से जी डैश में कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, इस टाइप से वो क्वेश्चन आपसे कर सकता है. ठीक है, तो देखिए अब इसमें जैसे एक सिंपल सा जो क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि Zm से Zn पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे. ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn. ओके, तो एक सिंपल सा ये याद रखना हमेशा, जीसीडी ऑफ m कॉमा n. m और n का जितना जीसीडी होता है उतने ही Zm से Zn पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड होते हैं. ठीक है, यस. वो कौन से होते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट अभी कितने होते हैं पहले हम वो देखेंगे. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कुछ Z4 लिखा और इधर मैंने लिखा Z6. ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा बताइए Z4 से Z6 पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे. तो आपका आंसर होना चाहिए जीसीडी ऑफ 4 6. 4 और 6 का जीसीडी कितना होता है बताइए. जीसीडी ऑफ 4 6 कितना होगा. मेरी आवाज आ रही है. गजानन, साक्षी, पूजा, खुशी. 2 होगा, बराबर 2. जीसीडी बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है, पहले हम डिवाइजर देखते हैं, फिर हम कॉमन देखते हैं, कॉमन में फिर ग्रेटेस्ट देखते हैं. तो 4 के डिवाइजर कौन कौन है, तो 1 है, 2 है और 4 है. 6 के कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 इटसेल्फ है. अब हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन दो लोग ही है, 1 और 2. अब कॉमन में ग्रेटेस्ट देखेंगे तो ग्रेटेस्ट कौन है, 2 है. तो जीसीडी 4 और 6 का कितना होता है, 2 होता है. तो हमें पता चल गया कि Z4 से Z6 पे होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, 2 होंगे. कितने, एग्जैक्टली 2. ठीक है, यस. तो ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ बताइए Z6 से Z4 पे कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो आपका आंसर होगा जीसीडी ऑफ 6 4. 6 और 4 का जीसीडी. 6 और 4 का जीसीडी कितना होता है, जितना 4 6 का था, 2. तो Z6 से Z4 पे 2 होमोमॉर्फिज्म रहेंगे और Z4 से Z6 पे भी 2 ही होमोमॉर्फिज्म. मीन्स यहाँ से हमें पता चला कि Zm से Zm पे जितने रहेंगे उतने ही Zn से Zm पे रहेंगे. सिर्फ ये है ना, सिर्फ इसी के लिए ऐसा होता है. नहीं तो आप ये कहोगे कि जी डैश, जी से जी डैश पे जितने होमोमॉर्फिज्म है उतने ही जी डैश से जी पे रहेंगे, ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, लेकिन Zm से Zn की केस में ये हो जाता है. ठीक है, इंटीजर मॉड्यूलो की केस में ये होता है, हमेशा नहीं होता. ओके, ऑलवेज नहीं होता. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ. जैसे बताइए मुझे, मैंने इधर लिखा Z5 और इधर हमने लिखा Z15. तो बताइए Z5 से Z15 पे कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है. 5, बिल्कुल करेक्ट. क्योंकि जीसीडी हमें फाइंड आउट करना होगा, जीसीडी ऑफ 5 एंड 15. 5 और 15 का जीसीडी कितना होता है, 5 होता है. ओके, इसलिए
Z5 से Z15 पे 5 होमोमॉर्फिज्म होंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, बताइए Z3 टू Z7 नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? 1। तो एक ही होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है Z3 से Z7 पे, क्योंकि 3 और 7 का जीसीडी कितना होता है? 1 होता है। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा Z20 और इधर हमने लिखा Z4। तो बताइए नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि 4 और 20 का जीसीडी 4 होता है। बिल्कुल करेक्ट। तो आई होप इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, है ना, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ऐसा होमोमॉर्फिज्म देखो, ऐसा होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म जो वन वन होता है, वन वन भी होता है, उसको मैंने कहा था, कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? लास्ट क्लास में बहुत पहले मैंने आपसे कहा था, होमोमॉर्फिज्म जो क्या? मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। बराबर, मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है। और होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो तो उसको क्या कहते हैं? ईपीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, ईपीमॉर्फिज्म और मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है? और ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो वन वन ऑन टू दोनों होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। इसके बाद हमें ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म वो भी देखना है, लेकिन पहले हम ये देखेंगे। ठीक है। अब इसी में देखो, अगर मैं ये कहता हूँ एक सेट में, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। ठीक है, कितने हैं? 5 एलिमेंट्स है, और इधर में 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, इधर 5 एलिमेंट्स है, उधर 3 एलिमेंट है। तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, है ना, कि क्या यहाँ इस सेट से इस सेट पे वन वन फंक्शन पॉसिबल है क्या? क्या मैं इससे इस सेट पे वन वन फंक्शन बना सकता हूँ क्या? वन वन बोले तो डिस्टिंग एलिमेंट्स हैव डिस्टिंग इमेजेस। तो क्या यहाँ पे वन वन फंक्शन पॉसिबल है? बताइए मुझे। नहीं, यहाँ वन वन पॉसिबल नहीं। देखिए, वन वन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैंने सपोज इसकी इमेज ये ले लिया, और इसकी इमेज ये लिया हमने, और इसकी इमेज ये लिया, बराबर। तो ये 3 एलिमेंट के लिए तो डिस्टिंग एलिमेंट की डिस्टिंग इमेज हो गई, लेकिन इनका क्या होगा? है ना, तेरा क्या होगा? कालिया। तो ये इनका तो इमेज लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शन बनाना है। तो किसी भी एलिमेंट को हम छोड़ नहीं सकते। डोमेन का हर एलिमेंट की इमेज होती है ना। अगर इसकी इमेज नहीं ली थी, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो इसकी किसी ना किसी की, इसकी कोई ना कोई इमेज लेना पड़ेगा। पर जैसे ही इसकी आप कोई इमेज लोगे, इधर देखिए 3 एलिमेंट है, इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट रहेगा इमेज। मान लो हमने ये एलिमेंट इमेज ले लिया। अब देखिए, डिस्टिंग एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, तो ये फंक्शन फिर वन वन ही नहीं रहेगा। तो हमें समझ में आ गया कि अगर ए से बी पे कोई फंक्शन डिफाइंड है, ए टू बी अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है, और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बी से ज्यादा है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बी से ग्रेटर है, तो उस केस में ये कभी भी वन वन नहीं बनता। ठीक है। यस, तो ये वन वन नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर इससे बिल्कुल अपोजिट केस होता, मान लो इसमें 3 एलिमेंट्स है और इधर 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, तो क्या अब वन वन पॉसिबल था? बताइए, क्या अब यहाँ पे वन वन पॉसिबल है? तो आंसर है ना, क्या यहाँ वन वन फंक्शन पॉसिबल है? तो यस, जैसे हमने इसकी
इमेज ये ले ली, इसकी ये ली और इसकी ये ली, बराबर। तो ये 1 1 आ गया ना। तो इससे पता चला कि अगर फंक्शन ए से बी पे डिफाइंड है और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से लेस है, ठीक है, यस, तो उस केस में 1 1 एग्जिस्ट करता है, 1 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 1 1 एग्जिस्ट होता है। लेकिन अगर ये केस रहा तो 1 1 नहीं होता है। ओके, तो यस। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने कहा Z20 है और इधर Z4 है, ठीक है। तो जैसे आपने कहा था कि Z20 से Z4 पे कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, 4 होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है। लेकिन बताओ मुझे, जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें 20 एलिमेंट्स है और इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स है। तो क्या इस ग्रुप से इस ग्रुप पे 1 1 होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होगा? बोलिए, क्या Z20 से Z4 पे 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर सकता है? बताओ बच्चों, सो तो नहीं रहे हो आप लोग? क्या? हेलो? यहाँ से यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब भी डोमेन की कार्डिनैलिटी को डोमेन से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो उस केस में 1 1 एग्जिस्ट नहीं कर, ठीक है। तो Z20 से Z4 पे 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे पता चला कि ये जो 4 होमोमॉर्फिज्म है इसमें से कोई भी 1 1 होमोमॉर्फिज्म नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे करता हूँ, बताइए Z4 से Z20 नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आप कहोगे सर 4, क्या 1 1 एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पे, 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा? बोलिए। क्या Z4 से Z20 पे 1 1 होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है? तो यहाँ पे देखिए इसकी कार्डिनलिटी 4 है, इसकी 20 है, 4 20 से लेस होता है, इसलिए यहाँ पे 1 1 पॉसिबल है, ठीक है, यस। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे? तो इसके लिए एक रिजल्ट आप लिखिए यहाँ पे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म, 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn, ठीक है, यस। तो अगर m n को डिवाइड नहीं कर रहा है, m अगर n को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में 1 1 होमोमॉर्फिज्म एक भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर m n को डिवाइड कर रहा है तो नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म ये फाई m के इक्वल आएंगे। अब ये फाई m क्या होता है, याद है कि आपको आइलर्स फाई फंक्शन, या भूल गए आप लोग? आइलर्स फाई फंक्शन पता है क्या? और एक हमने टाउ फंक्शन देखा था, बराबर। जैसे n का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है p1 टू द पावर k1, p2 टू द पावर k2 एंड सो ऑन, pr टू द पावर kr, और मुझे फाई n फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपसे कहा था किसके इक्वल होता है ये, n लिख दो पहले, फिर p1 माइनस 1 लिखो, p2 माइनस 1 लिखो एंड सो ऑन, pr माइनस 1 लिखो। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में p1 इंटू p2 एंड सो ऑन pr। तो ये फॉर्मूला होता है फाई n फाइंड आउट करने का, बराबर, यस। अच्छा, फाई n की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? टाइम टू n, ऐसे नंबर, तो ऐसे नंबर जिनका जीसीडी क्या आता है, जिनका जीसीडी 1 आता है उनको को प्राइम कहते हैं, ठीक है। जीसीडी ऑफ ए भी अगर 1 आएगा आ जाए तो हम ए और बी को क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। जैसे इसी केस में देख लीजिए, हमने कहा कि यहाँ पे 1 1 पॉसिबल है। अब दुनिया ये पूछती है
कि बताइए वन वन होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, हाउ मेनी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है ग्रुप थ्योरी के अंदर या मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर। हाउ मेनी, कितने, ठीक है। हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप, हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म, हाउ मेनी वन वन होमोमॉर्फिज्म, लाइक। ओके। तो अब हम यहाँ, हमको पता है कि वन वन होमोमॉर्फिज्म, देखो 4 जो है 20 को डिवाइड करता है, तो ये केस हो गया। और इस केस में नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म किसके इक्वल आएगी, 5 4 के इक्वल आएगी। तो एस 4 से छोटे ऐसे कितने नंबर है जो 4 के साथ को प्राइम है, ठीक है। हम्म, तो देखिए 1 4 के साथ को प्राइम है, 2 नहीं है, 3 4 के साथ को प्राइम है, बस दो ही नंबर है। इससे पता चला कि 5 4 2 होता है, और 5 4 अगर 2 है तो नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। इस टाइप से। अच्छा, एक याद है कि आपको जो हमने टाउ फंक्शन, कौन सा फंक्शन, टाउ फंक्शन, टॉ फंक्शन, ठीक है। ऐसे अगर मुझे टॉ एन फाइंड आउट करना था, तो टॉ एन किसके इक्वल होता है, हमने कहा था जो पावर है उनमें एक एक ऐड कर दीजिए, k1 + 1, k2 + 1 एंड सो ऑन, kr + 1। ये फॉर्मूला है टॉ फाइंड आउट करने का। अच्छा, टॉ की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या थी, कौन बोलेगा मुझे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉ। जैसे हमने यहाँ पे फाइ एन के लिए बोला है, इट इज अ नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन एन इन को प्राइम टू एन। वैसे ही टॉ एन के लिए क्या था, बोलो डेफिनेशन क्या थी टॉ फंक्शन की। ये था नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है। यस, एन के नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी टॉ एन की। ओके। यस। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा है नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करने का, ठीक है। अगर आप अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं इसी कंसेप्ट में। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए यहाँ पे Z6 है और इधर में Z12 है, ठीक है। बताइए नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। तो आप कहोगे सर 6 और 12 का जीसीडी, 6 और 12 का जीसीडी आता है 6। इसका मतलब Z6 से Z12 पे होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, 6 होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। बोलो जल्दी, नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म कितने आएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या 6 12 को डिवाइड करता है। अगर करता है तो 5 6 इतने वन वन होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब 5 6 कितना होता है, तो अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको इस फार्मूले से सॉल्व करने का। अदरवाइज आपको 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 8 ऐसे 20 तक तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। 20 नहीं तो मिनिमम 10 तक भी तो पता होना चाहिए। ओके। तो सोच लो थोड़ा, कैसे कौन से कितने नंबर है जो 6 के साथ को प्राइम रहेंगे। 1 है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आ जाएगा। बस दो ही नंबर है। तो इससे यहाँ से यहाँ Z6 से Z12 पे नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, एग्जैक्टली 2 होंगे। ओके। यस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे Z6 लिखा हमने और इधर लिख दिया Z7 लिख दिया सब, ठीक है। तो नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म बोलो मुझे कितने होंगे। पहले ये बोलो मुझे, और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, बोलो। बोलिए। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 1 होगा, मीन्स एक ही होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है। और अगर आप 1 1 कहोगे तो वो एक भी नहीं है, ठीक है। यस।
अच्छा एक बात याद रखो, ये जो जिस भी केस में देखो, कोई भी अगर आप ग्रुप लेते हो जैसे जी से जी डैश पे, ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हमेशा जी से जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है क्या? क्या ऐसा भी कोई केस है जहाँ पे जी से डी डैश पे कोई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही ना करता हो? ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए था। तो देखिए, मैं क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि जी से जी डैश पे हमेशा एटलीस्ट एक, कमित कमी एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते। कोई भी अगर आप दो ग्रुप लोगे तो उनके बीच में एटलीस्ट एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता ही है। और जो एक एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है, वो याद रखना, कि जैसे ये अपना ग्रुप है जी, ओके, और ये है जी डैश, ये है जी और ये है जी डैश। जी डैश की आइडेंटिटी होती है ई डैश। तो सभी जी के सभी एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी पे मैप करवा दे, ठीक है, जी के सभी एलिमेंट कहाँ मैप करें, आइडेंटिटी पे अगर मैप कर जाए, तो ये जो होमोमॉर्फिज्म होता है इसको कहते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो क्या? यस। मीन्स इस टाइप का, एफ मैप फ्रॉम जी टू जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश फॉर ऑल बिलोंगिंग्स टू जी, ठीक है। तो ये जो होमोमॉर्फिज्म है ये हमेशा एग्जिस्ट करता ही है। इसका मतलब है कि किन्हीं भी दो ग्रुप के बीच में हमेशा होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, और ऐसा होमोमॉर्फिज्म जिसमें डोमेन के सभी एलिमेंट को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, ऐसे होमोमॉर्फिज्म को हम ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, यस। आप यहाँ पे जैसे डेफिनेशन भी अप्लाई करके देख सकते हो, जैसे हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, जैसे जी जो है ये स्टार के रिस्पेक्ट में है, ओके, और जी डैश हैश के रिस्पेक्ट में ग्रुप, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स स्टार वाई हमने लिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा राइट साइड में, जैसे इसकी भी इमेज जो रहेगी वो ई डैश ही रहेंगी, ओके। और हमें क्या प्रूफ करना होगा यहाँ पे हमें प्रूफ करना होगा कि एफ ऑफ एक्स वाई स्टार इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई, ये हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। सो चलिए फिर, जैसे मैं राइट साइड ले लेता हूँ पहले, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स हैश एफ ऑफ वाई। एक बात बताओ, जैसे एक्स और वाई ये दोनों किसके एलिमेंट है? एक्स और वाई ये जी के एलिमेंट है, तो एक्स की इमेज क्या रहेंगी? आइडेंटिटी ई डैश, ठीक है। और y की इमेज क्या रहेंगी? वो भी आइडेंटिटी रहेंगी ई डैश हैश ई डैश, क्या आ जाएगा? ई डैश आ जाएगा। तो राइट साइड आ गई ई डैश। अब लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स स्टार वाई। एक बात बताओ मुझे, एक्स और वाई अगर जी के एलिमेंट है, तो एक्स स्टार वाई किसका एलिमेंट होगा? वो भी जी का एलिमेंट होगा। अगर एक्स स्टार वाई जी का एलिमेंट है तो इसकी इमेज क्या होंगी? ऑब्वियस सी बात है ई डैश होंगी, क्योंकि जी के सभी एलिमेंट की इमेज ई डैश है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई डैश आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बोले तो ये प्रूफ हो गया है ना। तो ये हमने जनरलाइज कर दिया कि किन्हीं भी दो ग्रुप के बीच में ऐसे वाली होमोमॉर्फिज्म हमेशा एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, याद रहेगा हमेशा आपको। यस सर। तो अब देखिए, जैसे इसमें कोई अगर आपको ये केस मिल गया कि दो ग्रुप के बीच में एग्जैक्टली एक ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, तो समझ लेना कि वो ये वाली ही होमोमॉर्फिज्म है। कौन सी? ये होमोमॉर्फिज्म अगर एक है तो यही है, अगर एक से ज्यादा है तो उसमें से एक तो यही रहेंगी। समझ रहे हो ना आप? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। हेलो, सो गए क्या आप लोग? गजानन है प्रेजेंट? साक्षी, पूजा, खुशी, ये समझ में आया कि लेकिन आपके?
जो मैंने अभी बताया। इधर नहीं समझा लगता, साक्षी, पूजा, खुशी को। ठीक है, बताने का ना फिर, है ना? ठीक। इतना अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ग्रुप थ्री, ऐसे नहीं है। ओके। तो देखिए यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि Z6 से Z7 पे एग्जैक्टली एक ही होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। एक है इसका मतलब समझ लेना कि वो यही है। जैसे यहाँ पे देखो, ये Z6 है हमारा, ओके, और ये Z7 है। ठीक है। Z6 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। Z6 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन? ये। ठीक है। अब एक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये सभी एलिमेंट किस पे मैप करेंगे? 0 पे मैप करेंगे। ठीक है। तो ये वाला वो होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ओके। यस। तो अब आगे चलते हैं। मैं क्या बता रहा था आपको? अच्छा, इस केस में आपने देखा कि वन वन होमोमॉर्फिज्म एक भी नहीं है, क्योंकि ये 6 7 को डिवाइड नहीं करता है। जब 6 7 को डिवाइड नहीं करेगा तो एक भी नहीं रहेगा, है ना? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर m n को डिवाइड नहीं कर रहा है, ओके, तो उस केस में एक भी नहीं रहेगा। अगर m n को डिवाइड कर रहा है तो उस केस में 5m रहेगा। ठीक है। यस। अब आगे चलते हैं। जैसे ओके। देखिए, अभी इसमें जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन आपसे कहूँ कि बताइए, Z5 से Z10 पे होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 5 और 10 का जीसीडी। 5 और 10 का जीसीडी 5 होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ पे 5 होमोमॉर्फिज्म होंगे। अगर मैंने आपसे पूछा बताइए वन वन होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, तो आप कहोगे सर देखिए 5 10 को डिवाइड करता है, इसलिए 5 5 5, है ना? कितने होंगे? 5 5 होंगे। और 5 5 होता है 4। ठीक है। यस। क्योंकि हम एक रिजल्ट जानते हैं, अगर नंबर प्राइम है तो 5p हो जाता है p-1, है ना? यस। तो यहाँ से यहाँ पे कितने वन वन होमोमॉर्फिज्म होंगे? 4 होंगे। ठीक है। यस। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, ये बताइए क्या इससे इस सेट पे, है ना, इस ग्रुप से इस ग्रुप पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है क्या? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है क्या? ओके। तो देखिए, जैसे हमने ये देखा था कि जैसे इसमें अगर 3 एलिमेंट्स है और इधर 5 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो 3 सेट से 5 सेट पे क्या ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है? ऑन टू की डेफिनेशन देखो पहले तो। ऑन टू किसको कहते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन के सभी एलिमेंट इमेजेस होते हैं। ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन is an image. Okay. That means there is no element in codomain which is remaining. Okay. ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए कोडोमेन में जो खाली हो। सभी एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। तो देखिए, हमको इतना पता है कि जैसे इसकी इमेज मैंने ये लिया, सपोज इसकी इमेज हमने ये ले लिया और इसकी इमेज को ये लिया, तो दो लोग तो बच गए, है ना? अब ये किसी की इमेज नहीं बन सकते। अगर आप कहोगे सर इसकी इमेज हम ये भी ले ले, तो तब तो अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ? तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि फंक्शन में हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि एग्जैक्टली एक इमेज चाहिए। ओके, यहाँ तो दो दो इमेज ले रहे हो आप, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है सर। ओके। यस। तो दो लोग बच गए। ये इसलिए बचे क्योंकि यहाँ पे डोमेन में, को डोमेन के कंपैरिजन में, या को डोमेन में
डोमेन के कंपैरिजन में ज्यादा एलिमेंट है। ठीक है, तो अब बात याद रखना हमेशा, मैंने ऊपर ही बताया आपको कि अगर ए से बी पे कोई फंक्शन है और ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी से लेस है, तो इस केस में ऑन टू एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट है तो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, अगर इससे बिल्कुल अपोजिट केस होता तो, जैसे मान लो इसमें 5 एलिमेंट्स है, ओके, और इधर 3 एलिमेंट्स है, तो इस केस में ऑन टू एग्जिस्ट कर सकता है ना। इस केस में क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो कोडोमेन में डोमेन के कंपैरिजन में लेस एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे मान लो इसकी इमेज हमने ये ले ली, इसकी इमेज ये ली, इसकी इमेज ये ली, ठीक है, और इसकी इमेज ये ले ली, और इसकी इमेज ये ली हमने, ठीक है। तो हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि Z10 में 10 एलिमेंट्स है और Z5 में 5 एलिमेंट्स है। कोडोमेन में डोमेन से ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, समझा है कि ये? बोलो बच्चों। जैसे यहाँ पे Z10 है और इधर मैंने लिया Z15, तो बताइए क्या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? हाँ, यहाँ पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा अगर मैं इसको चेंज कर दूं, Z15 टू Z10 कर दूं, तो आप कहोगे सर एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पे तो, है ना, Z15 टू Z10 पे, क्योंकि कोडोमेन में डोमेन से लेस एलिमेंट है। ओके, यस। तो यहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है सर तो कितने होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए अगेन एक रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको। ये रिजल्ट अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ओके, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू, सॉरी, फ्रॉम Zm टू, फ्रॉम Zm टू Zn, ठीक है, यस। अगर m, सॉरी यहाँ पे उल्टा देखना पड़ेगा अपने को। अगर n m को डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर ये m को डिवाइड नहीं कर रहा है तो एक भी नहीं होगा, और अगर n m को डिवाइड कर रहा है तो कितने होंगे, 5n होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 10 अच्छा, इस केस में जो है अगेन यहाँ भी नहीं करने वाला है, ओके, क्योंकि 10 15 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, 10 15 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे भी ऑन्टोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ओके। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया, ये केस देखो, Z10 टू Z5, तो 5 10 को डिवाइड करता है, इसलिए नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, 5 5 होंगे, और 5 5 बोले तो 4, ओके। तो ये रिजल्ट याद रखना आपने। जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए Z10 टू Z6 नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो आप ये देखोगे कि 6 जो है 10 को डिवाइड करता है, 6 10 को डिवाइड नहीं करता है, इस कारण यहाँ पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, यस। ऐसे ही सपोज मैंने यहाँ Z15 लिया और इधर लिया हमने Z3, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या 3 15 को डिवाइड करता है ना। 3 अगर 15 को डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे, 3 15 को डिवाइड करता है, इसलिए नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे 5 3, और 5 3 होता है 2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ, देखिए
जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल मुझे समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा Z8 और इधर मैंने लिखा Z6। बताइए Z8 से Z6 पे होमोमॉर्फिज्म कितने एग्जिस्ट करेंगे? कितने एग्जिस्ट करेंगे? 2, क्योंकि 8 और 6 का जीसीडी कितना है? 2 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो 1 1 की केस में क्या होता है कि इसमें इससे लेस एलिमेंट होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट लगा लो। अगर m n को डिवाइड कर रहा है तभी एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो क्या 8 6 को डिवाइड करता है? तो आंसर है नहीं करता। इसलिए 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो क्या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि क्या n m को डिवाइड करता है। तो 6 8 को डिवाइड नहीं करता, इस कारण यहाँ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यस। समझा है ना आपको ये? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे Z14 यहाँ लिया हमने और इधर लिया Z6। ठीक है, तो बताइए Z14 से Z6 पे होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? ठीक है, पहले होमोमॉर्फिज्म बोलो कितने आएंगे? ठीक है, 14 और 6 का हमें जीसीडी निकालना होगा। तो 14 और 6 का जीसीडी होता है 2, बराबर। यस, तो इसलिए नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे 2। अब इसमें 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितने हैं? तो 1 1 के लिए चेक करना होता है कि ये इसको डिवाइड करता है क्या। 14 6 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और ऑन टू के लिए चेक करना होता है क्या ये इसको डिवाइड करता है क्या। क्या 6 14 को डिवाइड करता है? नहीं, इसलिए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में एक भी नहीं होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे यहाँ लिखा मैंने Z16 और इधर लिखा Z8। ठीक है, यस। तो पहले तो होमोमॉर्फिज्म बताइए, 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे और ऑन टू कितने होंगे? ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म बोलो कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि 16 और 8 का जीसीडी कितना आता है? 8 आता है। अब इसमें बताइए 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे? तो 1 1 के लिए क्या चेक करना होता है कि ये इसको डिवाइड करता है क्या। 16 8 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए एक भी नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या चेक करना होता है, क्या ये इसको डिवाइड करता है? यस, 8 16 को डिवाइड करता है। तो अब बोलो ऑन टू कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, तो आपको 5 8 फाइंड आउट करना होगा। ऐसे नंबर जो 8 से लेस और 8 के साथ को प्राइम हो। तो 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। तो इतने नंबर है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो ऑन टू मॉर्फिज्म कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, यस। टोटल इसके पास कितने हैं? 8 है। और ऑन टू कितने हैं? 4 है। 1 1 एक भी नहीं है। ठीक है, 1 1 एक भी नहीं है, ऑन टू 4 है। तो इससे हमें पता चला कि 4 होमोमॉर्फिज्म ऐसे होंगे। कैसे होंगे? ऐसे होंगे जो वो ऑन टू नहीं होंगे और 1 1 भी नहीं होंगे। ठीक है, 4 ऐसे होंगे जो ऑन टू नहीं होंगे और 1 1 भी नहीं होंगे, क्योंकि 1 1 तो एक भी नहीं है ना। ओके, तो इस टाइप्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, जैसे कि हमें पता था इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटीजर, है ना। यस, और यहाँ भी हम वही ग्रुप रख लेते हैं, ग्रुप ऑफ इंटीजर। तो हमें देखना है कि ग्रुप ऑफ इंटीजर से ग्रुप ऑफ इंटीजर पे होमोमॉर्फिज्म कितने एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसमें हमें देखेंगे कि 1 1 कितने हैं
ऑन टू कितने हैं और टोटल कितने हैं। ठीक है, जेड से जेड पे सेट ऑफ इंटीजर सॉरी ग्रुप ऑफ इंटीजर से ग्रुप ऑफ इंटीजर पे कितने होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करने वाले हैं, उसमें ऑन टू और वन वन। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे एक लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। यहाँ पे एन क्या है, ये इंटीजर है, और ये एक्स कहाँ से आएगा, ऑब्वियस सी बात है डोमेन से आएगा। डोमेन बोले तो इंटीजर का सेट है, तो एक्स भी इंटीजर है और एन भी यहाँ इंटीजर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये फंक्शन इस के लिए होमोमॉर्फिज्म होगा क्या। तो होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पे हमने एक्स प्लस वाई पुट किया, तो राइट साइड में भी क्या होगा, एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस वाई आएगा। इसको हम लिख सकते हैं एन एक्स प्लस एन वाई। लेकिन एन एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, प्लस एन वाई किसके इक्वल आएगा, एफ वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये एक होमोमॉर्फिज्म है, बिकॉज इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो ये होमोमॉर्फिज्म है। तो देखिए होमोमॉर्फिज्म कितने हैं, टोटल कितने होंगे। तो अगर मुझे देखना है तो डिपेंड करेगा एन पे। तो एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। तो सेट ऑफ इंटीजर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अनंत है ना। यस, इनफाइनाइट होते हैं। इस कारण ये सेट ऑफ इंटीजर से या ग्रुप ऑफ इंटीजर से ग्रुप ऑफ इंटीजर पे कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अब इसमें वन, ठीक है, वन वन कितने हैं वो हमको देखना है। ओके, यस, तो देखते हैं क्या ये जो है क्या ये वन वन होगा। तो वन वन की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टिंग एलिमेंट्स हैव डिस्टिंग इमेजेस। ठीक है, जैसे हमने सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, एफ ऑफ एक्स जो है एन एक्स है और एफ ऑफ वाई एन वाई। ओके, यस, हमने क्या किया, एन वाई को लेफ्ट में शिफ्ट किया। ठीक है, सो एन को कॉमन लिया। ठीक है, सो अब इसमें दो केस हो जाती है, इफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो देन दिस implies x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड दिस implies x इज इक्वल टू वाई। तो देखिए अगर इमेज इक्वल लेके एलिमेंट अगर इक्वल आ रहे हैं तो उस केस में, है ना, उस केस में क्या होता है, उस केस में ये वन वन हो जाता है। ठीक है, यस, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितने सिर्फ एक को छोड़ के है ना, यहाँ पे अगर एन जीरो हो गया तो इफ एन इज इक्वल टू जीरो देन ये क्या हो जाएगा, अगर एन जीरो हो गया तो फिर इन दोनों इक्वल आना कोई जरूरी नहीं है ना। सॉरी, इन दोनों का इक्वल आना कोई जरूरी नहीं है, डिस्टिंग रहे तब भी जीरो ही होगा ना। जैसे ये अगर डिस्टिंग रहे एक्स और वाई तो ये नॉन जीरो रहेगा, लेकिन एन जीरो होने के कारण अगेन ये जीरो बन जाएगा, बराबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो होमोमॉर्फिज्म है, इसमें से हर एक जो है, यस, हर एक वन वन है। सिर्फ एक जो है वो वन वन नहीं है, वो कौन सा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। जैसे देखो यहाँ पे ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ये हमारा, एक मिनट, दिस इज set of integer and this is also set of int, यहाँ 0 1 2 3 and so on -1 -2 -3 and so on। इधर में है 0 1 2 3 and so on -1 -2 -3 and so on। ठीक है, तो ट्रिवियल क्या होता है, ट्रिवियल बोले तो सभी के सभी किस पे मैप करेंगे, आइडेंटिटी पे मैप करेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है अपना ट्रिवियल, समझे आप। यस, तो ये वाला होमोमॉर्फिज्म जो रहेगा वो ट्रिवियल रहेगा।
ठीक है। लेकिन इसको छोड़ के जो भी देखे होंगे आप, वो 1 1 ही रहने वाला है वो। ठीक है, 1 1 ही रहेगा, कोई भी ले लीजिए आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, अगर n नॉन जीरो है, ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव टू प्रूव f मैप फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय f of x is equal to nx, where n is an integer, okay, and कंडीशन एक एक्स्ट्रा क्या है, n नॉन जीरो, ये कंडीशन। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव इज वन वन इज वन वन होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म तो है ही है, हम ऊपर देखो, सिर्फ हमें यहाँ वन वन शो करना है। तो देखिए वन वन, जब आप डेफिनेशन बोलते हो तो डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। मींस इफ x is not equal to y, means distinct elements, then images should be distinct. Then f of x is not equal to f of y, मीन्स अगर एलिमेंट इक्वल है, सॉरी डिस्टिंग है, तो इमेजेस भी डिस्टिंग होना चाहिए। इसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम प्रूफ के लिए यूज करते हैं। देखिए P इम्प्लाइज Q, ये स्टेटमेंट है, ये अपना P स्टेटमेंट है, और ये अपना Q स्टेटमेंट है। P इम्प्लाइज Q मीन्स इफ P देन Q भी कहते हैं इसको, इफ P देन Q ऐसे भी कहा जाता है। तो इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, मींस हैविंग द सेम मीनिंग। ओके, सो इसका अगर आप निगेशन लोगे तो आएगा इफ f of x is equal to f of y, then x is equal to y, इसका निगेशन x is equal to y। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हम इसका यूज करते हैं कि हम इसको कंसीडर करते हैं और शो करते हैं कि x y के इक्वल है। अगर आप ये कर देते हो तो कह सकते हो कि फंक्शन वन वन है। ठीक है, सो लेट f of x is equal to f of y। एफ एक्स क्या है, एन एक्स है, और एफ वाई क्या है, एन वाई है। ठीक है, हमने क्या किया, लेफ्ट में लेके आया एन वाई को, एन को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया, एन एक्स माइनस वाई का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, और हमें कंडीशन गिवन है कि एन नॉन जीरो है, तो इससे पता चला कि एक्स माइनस वाई को जीरो होना पड़ेगा। अगर एक्स माइनस वाई जीरो है, तो यहाँ से पता चला कि एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, है ना। तो ये, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया है वन वन। ठीक है, यस। तो ये जो है ये फंक्शन, ये सभी फंक्शन क्या रहेंगे, वन वन रहेंगे, सिर्फ एन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इससे पता चला कि z से z पे कितने वन वन होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट एग्जिस्ट, कितने एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन ऑन से सिर्फ दो ही है, ऑन टू कितने हैं, सिर्फ दो है। कौन सा, एन की वैल्यू वन और माइनस वन करने पे ही मिलते हैं। कैसे देखो, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक ही है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, सिर्फ ये दो ही जो है, ये ऑन टू है होमोमॉर्फिज्म है। ओके, बाकी कोई भी अगर आप लोगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स आपने ले लिया, तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे मान लो कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज अवर सेट ऑफ इंटीजर, और इधर भी सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए जैसे एक्स के प्लेस पे जीरो रखा, तो जीरो की इमेज तो जीरो आ जाएंगी, लेकिन वन की इमेज क्या आएंगी, वन की इमेज आएंगी टू। ठीक है, फिर यहाँ से क्या, यहाँ से जैसे टू की इमेज क्या आएंगी, फोर आएंगी, थ्री की इमेज क्या आएंगी, सिक्स आएंगी, लेकिन कुछ नंबर है जो छूट जा रहे हैं, जैसे वन छूट गया, थ्री इमेज नहीं बन रही है, फाइव नहीं बन रही है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस फंक्शन के अंडर में वन इमेज कभी नहीं बनेगी, थ्री इमेज कभी नहीं आएंगी, फाइव इमेज कभी नहीं हो सकती। कैसे सर, देखो इसको हम प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अज्यूम दैट, अज्यूम किया हमने, अज्यूम दैट
देयर इज x belonging to set of integer such that image of x is 1. ठीक है, हमने क्या कंसिडर कर लिया? देखिए हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइंड है। हमने अज्यूम किया कि एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसकी इमेज क्या आती है? 1 आती है अंडर दिस फंक्शन, अंडर दिस फंक्शन, ओके, अंडर दिस फंक्शन f of x is equal to twice x. अब देखिए कैसा अनर्थ होने वाला है। हमने यहाँ पे f of x के प्लेस पे 2x रख दिया, 2x is equal to 1, और यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू क्या होंगी? 1/2 होंगी। बट x is equal to 1/2 does not belonging to set of, देखिए जो x आएगा वो कहाँ से आएगा? वो डोमेन से आएगा, लेकिन ये तो डोमेन में नहीं रहता 1/2, क्योंकि वन इंटीजर थोड़ी ना है 1/2, है ना? तो ये एक अनर्थ हो गया। इसका मतलब कि ऐसा x एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसकी इमेज बनाए। ठीक है, तो सिर्फ यही दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। आप समझ भी रहे होंगे क्या होगा। ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, -1 की -1, -2 की -2। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट, 1 की -1 रहेंगी इमेज, 2 की -2 होंगी, 3 की -3 होंगी, और जो निगेटिव इंटीजर है उनकी पॉजिटिव नंबर इमेज होंगी। जैसे -2 की इमेज 2 होंगी, -3 की 3 होंगी, -4 की 4 होंगी, इस टाइप से। ठीक है, तो सिर्फ यही दो फंक्शन है जो 1 1 और ऑन 2, ओके। इसको छोड़ के जितने फंक्शन आप लोगे उनमें से कोई भी 1 1 ऑन 2 नहीं रहेगा। जैसे देख लो, f मैप फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर f of x is equal to nx, okay, if n is not equal to, अगर n 1 नहीं है और n अगर -1 नहीं है, then it is not on 2, then it is not on 2, not on 2। कैसे? यस सर, ऐसे नॉट ऑन 2 है ना? यस, यस, वो ऊपर हमने केस देखा ही है ऐसा। ठीक है, जैसे मान लिया हमने कि there exists x belongs to set of integer such that f of x is equal to 1, लेकिन f of x क्या है? nx है, nx is equal to 1, x is equal to 1 by n आ रहा है। और अगर x is equal to 1 by n आ रहा है, अगर n 1 और -1 नहीं है, तो 1 अपॉन n जो रहेगा वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा, है ना? क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 या -1 में से नहीं है, तो 1 अपॉन n सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करेगा। और ये फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि x जो रहता है वो डोमेन से रहता है, मीन सेट ऑफ इंटीजर से ही रहेगा, x यहीं से रहेगा। ओके, तो ये अनर्थ आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ओके, तो सिर्फ f ऑफ x इज इक्वल टू x और f ऑफ x इज इक्वल टू -x, यही दो फंक्शन है जो ऑन टू है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 1 1 भी है ना? तो ये ऐसे फंक्शन है जो 1 1 ऑन टू दोनों भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो एक इसको हम आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सिर्फ यही दो रहते हैं, इतना याद रखिएगा। ओके, यस। तो अब आगे चलते हैं इसी में हम थोड़ा। देखिए, हम आइसोमॉर्फिज्म देखेंगे अभी, तो और भी हमें देखना है वैसे होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये तो जस्ट सिर्फ Zn और Z के लिए हुआ है। और भी तो बहुत से ग्रुप है, Q8 है, UN है ना, Z4 है, K4 है, इस टाइप के AN है, SN है। ओके, इनमें भी तो हमें देखना है नॉर्मल सब ग्रुप। तो उसके अभी जैसे हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देखेंगे, तो उसके बाद ये काफी इजी हो जाएगा अपने को समझना। ठीक है, तो उससे पहले आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हम 2 3 बार बोल चुके हैं। जैसे मान लो f एक फंक्शन है g से g डैश पे, जो 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये तीनों है तो हम कहते हैं कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, यस। सो जैसे अभी हमने देखा, ग्रुप ऑफ इंटीजर टू ग्रुप ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x, या फिर f of x इज इक्वल टू -x। अगर आप इसको लोगे तो ये 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म दोनों है, तीनों है, इसलिए आइसोमॉर्फिज्म होंगे। सेम इसके लिए भी ये 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो ये भी क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, यस।
अब देखिए, जब दो ग्रुप आइसोमॉर्फ है ना, जब ये अगर F अगर G से G डैश पे आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम कहते हैं कि ये जो दो ग्रुप है G और G डैश, दे आर आइसोमॉर्फिक। वी से G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, नोटेशन ये होता है। ओके, अगर दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, तो हम कहते हैं कि दो ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फिक। क्या कहते हैं, दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, और नोटेशन ये होता है, और इसको रीड ऐसे करते हैं, G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। ओके, या फिर G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू G, क्योंकि ये जो रिलेशन है आइसोमॉर्फिज्म का, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि हर ग्रुप जो होता है वो खुद के साथ में आइसोमॉर्फिक होता है, और दूसरा कि अगर G G डैश के साथ आइसोमॉर्फिक है, तो G डैश भी G के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। और तीसरा ट्रांजिटिविटी, है ना, कि अगर G G डैश के साथ आइसोमॉर्फिक है, और G डैश ये G डबल डैश के साथ आइसोमॉर्फिक है, तो G भी G डबल डैश के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, यस। देखिए, जब दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं, देन दे आर एब्स्ट्रैक्टिकली आइडेंटिकल। जब दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं, सो आइडेंटिकल होते हैं, they same the properties, they share the properties. Okay, everything between the group are preserved. जैसे कि if one is abelian, अगर एक abelian है तो दूसरा भी होगा, then other has to be, then other has to be. Okay, if one is cyclic, then other has to be. Okay, if one is non-abelian, if one is non-abelian, then other has to be. Okay, and lots of things. अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, तो उनके बीच में सभी चीजें क्या होती है, सेम रहती है, कॉमन रहती है। ओके, यस। अच्छा, अगर आपको दो ग्रुप दे दिए, जैसे इसमें क्या पूछता है, जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है इसमें एक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू। यहाँ पे आपको देगा कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, या G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G1 डैश। सेकंड दिया होगा G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 डैश। थर्ड देगा G3 इज आइसोमॉर्फिक टू G3 डैश, और फोर्थ देगा G4 इज आइसोमॉर्फिक टू G4 डैश। हमें बताना है इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है, कौन सी पेयर जो है ट्रू नहीं है। जैसे ये अगर बताना है कि G2 और G2 डैश आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो हमें क्या शो करना होगा, हमें ऐसा बताना होगा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी बता दे हम जो दोनों में सेम नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये अबिलियन है बट ये अबिलियन नहीं है, तो कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। ये अबिलियन है, ये नॉन अबिलियन है, तो कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। इसके पास 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट्स है, इसके पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो कम से कम ये प्रॉपर्टी हमें शो बतानी पड़ेंगी कि जो दोनों में इक्वल नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, यस, यस। अब इसमें यहाँ पे जैसे देखिए, जो कुछ रिजल्ट है, हम्म, ये रिजल्ट का प्रूफ यहाँ पे मुझे नहीं लगता देना चाहिए, लेकिन आपको याद होना ही चाहिए, वैसे हम कितनी बार बोल चुके हैं। देखिए, ये रिजल्ट ऐसे है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। कोई भी अगर आप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लोगे, तो वो जेड के साथ आइसोमॉर्फिक होता है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। इसका प्रूफ भी हम दे सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, आप इसको एज अ रिजल्ट याद रखिए कि कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप अगर लेके आओगे साइक्लिक,
तो वो z के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। ऐसे ही एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू every finite cyclic group of order n is isomorphic to z. ओके, यस। तो कोई भी अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लोगे एन ऑर्डर का तो वो z के साथ आइसोमॉर्फिक होता है, सॉरी zn के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। एन ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप zn के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, ये एक बात भी आप याद रखना। ओके, सो उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है आइसोमॉर्फिज्म की। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ओके। तो इसमें नंबर 1 है कि अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है, एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। अगर कोई कह रहा है कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो उसको कहना कि एफ होमोमॉर्फिज्म भी होता है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म को इम्प्लाई करता है। आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म के कारण है ना, आइसोमॉर्फिज्म जो है वो होमोमॉर्फिज्म के कारण से ही बना है। ठीक है, पहले वो होमोमॉर्फिज्म होता है, बाद में आइसोमॉर्फिज्म बनता है। ओके, तो जितनी प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म में हमने देखी थी, सेम प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म के लिए भी फॉलो होंगी। जैसे कि हमने होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या देखा था, होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने देखा था कि इमेज आइडेंटिटी पे मैप करता है। बात सही है, तो यहाँ भी मैप करेगा, आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी आएंगी। उसके बाद हमने ये देखा था कि एफ ऑफ ए टू द पावर एन जो होता है, एफ ऑफ ए ब्रैकेट पावर एन के इक्वल होता है। ठीक है, थर्ड हमने देखा था कि अगर जी अबिलियन है, जी इज अबिलियन, देन जी डैश इज ऑल्सो अबिलियन। होगा ना ऐसे, अगर जी अबिलियन है तो जी डैश भी अबिलियन होगा। कैसे होगा, देखो फिर, जैसे मान लो एफ मैप फ्रॉम जी टू जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, और आप कह रहे हो कि जी अबिलियन है। जी अबिलियन है मीन्स एफ स्टार, सॉरी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू जी। ठीक है, यस। अब मुझे शो करना है कि जी डैश के भी एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे, तो हमने एफ ए लिया। ओके, या चलो कोई भी दो एलिमेंट ले लो जी डैश के। सो लेट x comma y belongings to g dash be any element। ठीक है, एनी एलिमेंट। तो वैसी बात है कि x जो रहेगा, क्योंकि g डैश के एलिमेंट्स हैं तो किसी ना किसी की इमेज रहेंगे। ओके, यस, जी डैश। नहीं नहीं, ये यहाँ पे ये नहीं कह सकते हम, देखो बहुत अच्छी बात है ये। देखें, जी डैश के बारे में नहीं कह सकते, आइसोमॉर्फिज्म में कहेंगे। अगर जी अबिलियन है, मैं होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये पहले, बाद में आइसोमॉर्फिज्म बताता हूँ। इफ जी इज अबिलियन देन एफ जी इज ऑल्सो अबिलियन। ठीक है, देखिए, ये अपना जी, ये है जी डैश, ये है जी और ये है जी डैश। जी की जो इमेज आती है, ठीक है, जी की इमेज का जो सेट होता है उसको एफ जी कहते हैं। रेंज भी कहते हैं इसको, रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, यस, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी भी कहते हैं, रेंज ऑफ, रेंज भी कहते हैं इस फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो ये जो सेट दिख रहा है ये है अपना एफ जी। अगर जी अबिलियन है, अगर जी अबिलियन है और जी एफ जो है वो जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ जी जो होता है वो भी एक क्या होता है, बिलियन ग्रुप होता है। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका। दो एलिमेंट लेंगे, जैसे मान लो एक्स लिया हमने और वाई लिया, कोई भी एलिमेंट है आर्बिट्री। सो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू एफ जी बी एनी एलिमेंट, बी एनी
एलिमेंट, यस, या एनी वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब आर्बिट्री एलिमेंट, इनके लिए वो सेटिस्फाई हुआ, कुछ प्रॉपर्टी सबके लिए होगा। तो देखिए अगर एक्स और वाई एफ जी के एलिमेंट है, इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जी के अंदर जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिनकी इमेज एक्स और वाई होंगी। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स इमेज होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एफ जी का एलिमेंट है, और वाई भी इमेज होगा क्योंकि, सॉरी, यस, वाई भी इमेज होगा क्योंकि वाई भी एफ जी का एलिमेंट है, क्योंकि एफ जी में इमेजेस का ही कलेक्शन होता है। ठीक है, यस। अब मुझे शो करना है कि देखिए ये जो एक्स और वाई है कम्यूट करते हैं, तो हमने लिखा एक्स स्टार वाई, सॉरी, क्योंकि ये जी डैश के एलिमेंट है तो यहाँ पे हैश जी डैश का ऑपरेशन आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा एक्स हैश वाई। देखिए एक्स क्या है, एफ ए हैश, और वाई क्या है, एफ बी है। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। इस कारण इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए स्टार बी, क्योंकि एफ ए स्टार बी किसके इक्वल आएगा, एफ ए हैश एफ बी के इक्वल आएगा। लेकिन क्योंकि ए और बी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, और सिंस जी इज अबिलियन, जी कैसा है, अबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब जी के कोई भी एलिमेंट दो लेंगे तो कमिट करेंगे, मीन्स ए स्टार बी और बी स्टार ए सेम ही रहेगा। हमने ए स्टार बी के प्लेस पे बी स्टार ए लिख दिया। ठीक है, अब एफ ऑफ बी स्टार ए क्या आएगा, एफ बी हैश एफ ए, ये आएगा, बराबर, यस। और एफ बी क्या है, एफ बी वाई है, और एफ ए क्या है, एक्स है, तो एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। ओके, कि अगर जी अबिलियन है और एफ जी से जी डैश में कोई होमोमॉर्फिज्म है, तो जी एफ ऑफ जी, जी की जो इमेज होती है वो भी क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। अब यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म के लिए देखिए, आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म एक टाइप का ऑन टू होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, तो ऑन टू होने के कारण, ऑन टू होने के कारण जो एफ जी होगा वो जी डैश के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए जी डैश लिखा हम। अगर आइसोमॉर्फिज्म का केस है, अगर और जी अबिलियन है, तो जी डैश भी क्या होता है, अबिलियन होता है। ठीक है, ऐसे ही साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है, देखो यहाँ पे कि अगर एफ मैप फ्रॉम जी टू जी डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म, ओके, एंड इफ जी इज साइक्लिक, अगर जी साइक्लिक है, देन इसकी जो इमेज रहेंगी एफ जी वो भी साइक्लिक रहेंगी, बी ए साइक्लिक। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और यही अगर होमोमॉर्फिज्म बन जाए, सॉरी आइसोमॉर्फिज्म बन जाए, और जी अगर साइक्लिक है, इफ जी इज साइक्लिक, देन जी डैश, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म होने के कारण जो एफ जी होता है वो जी डैश के इक्वल आ जाता है, क्योंकि अपना एफ जो होता है ऑन टू होता है, इस कारण तो जी डैश भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, तो ट्राई करिए। ठीक है, अच्छा, तो हमने आइसोमॉर्फिज्म के केस में देखा था कि जो इमेज है ना, ऑर्डर होती है इमेज की, वो प्री इमेज यानी एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करती है, ऐसा हमने होमोमॉर्फिज्म केस में देखा था। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म केस में से एक कदम आगे होता है कि एलिमेंट की ऑर्डर और इमेज की ऑर्डर कैसे होती है, सेम रहती है। ये आइसोमॉर्फिज्म में होता है ऐसा। ठीक है, तो ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आइसोमॉर्फिज्म की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।